ये आपकी एप्लीकेशन जो अभी तक हम लोग चला रहे थे ना नेक्स्ट.जेएस की, उसी एप्लीकेशन पे मैंने थोड़ी सी अपडेटेशन की है। पहले तो ये आप लोगों को बता दूं मैंने यहाँ पे क्या क्या किया है, और उसके बाद अब आप लोगों ने इसी एप्लीकेशन को कंटिन्यू करना है और इसी के ऊपर जो भी काम, टास्क, प्रोजेक्ट्स वगैरह में जो भी चीज़ें दूंगा आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए, वो सारी अब आपने इसी के ऊपर करनी है। सही है। अच्छा, ये एक ब्लॉगिंग की एप्लीकेशन बना रहे हैं हम लोग। ब्लॉग्स होते हैं ना, ब्लॉग्स, ठीक है, उसकी एप्लीकेशन है, जिसके अंदर मैंने सिंपली अभी क्या किया है, अभी मैंने मल्ट कार्ड्स वगैरह बनाए हैं, और उसमें ये जो नाम आ रहे हैं ना, ये समझ लो ये सारे के सारे ब्लॉगर्स हैं। ठीक है, सारा का सारा भी डमी डेटा है। ठीक है, ब्लॉगर्स का डमी डेटा है। उसके अलावा इसमें यहाँ पे नाम आ रहा है, नीचे उसका फ़ोन नंबर्स आ रहे हैं, और फिर नंबर ऑफ़ लाइक्स और नंबर ऑफ़ कमेंट्स, इस तरह की चीज़ें, ठीक है, ये शो हो रही हैं यहाँ पे। बात समझ आई? अच्छा, अब ये चीज़ें मैंने बनाई कैसी हैं, ये जानबूझ के इसको मैंने कस्टम यूआई के ऊपर नहीं बनाया, खुद से सीएसएस की नहीं लिखी है, बल्कि एक थर्ड पार्टी टूल यूज़ किया है, ताकि आप लोग भी उसी टूल को यूज़ करो और उसी पे अपना हाथ साफ करो। ठीक है। पहले तो मैंने यूज़ किया एंड डिज़ाइन। ठीक है, एंड डिज़ाइन का नाम सुना है सबने? एंड डिज़ाइन जो है वो रिएक्ट की एक लाइब्रेरी है, जो कि आपको बने बनाए सारे कंपोनेंट्स आपको प्रोवाइड करती है। आपने सिंपल npm i एंड d, ठीक है, ये कमांड अपने टर्मिनल पे चलानी है प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, पाथ पे रहते हुए, जहाँ पे आप npm रन डेव चलाते हो ना, उसी पाथ पे। तो ये जो लाइब्रेरी है, ये आपके सिस्टम में, आपके जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर आके इंस्टॉल हो जाएगी, और आपके जो पैकेज डॉट जेसन है यहाँ पे इस तरीके से ऐड हो जाएगी। उसके बाद फिर मैंने एक चीज़ और यूज़ की, ये जो आपको, वैसे तो एंड डिज़ाइन अपने भी आइकन्स बहुत सारे प्रोवाइड करता है, लेकिन आपको जो है वो एक लाइब्रेरी है रिएक्ट आइकन्स के नाम से। ठीक है, npm इंस्टॉल रिएक्ट आइकन्स के नाम से आप इंस्टॉल कर लोगे, तो इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज़ के आइकन्स जो हैं वो आपको आपको यहाँ पे दे देता है, लाइक एंड डिज़ाइन, बूटस्ट्रैप, बॉक्स आइकन, बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं, फॉन्ट ऑसम, ये सारे आइकन जो हैं वो ला के आपको यहाँ पे दे देता है। आप इनमें से किसी भी आइकन को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे लाइक का आइकन जो है वो यहाँ पे लगाना था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे आके लाइक सर्च किया, और लाइक से रिलेटेड जितने भी आइकन्स थे वो सारे के सारे उसने मुझे यहाँ पे दिखा दिए। अब जो भी मुझे मैं यूज़ करना चाहूँ यहाँ से मैं यूज़ कर सकता हूँ, सिंपली इसको इंपोर्ट करना होता है और इंपोर्ट करके उसको यूज़ करना होता है। ठीक है, एंड डिज़ाइन के अंदर भी आपके पास मल्टीपल बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। आप यहाँ पे आ जाओ, सबसे पहले तो जनरल लेआउट वगैरह ये सारी एक वो है, कैटेगरी वाइज आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स आप यूज़ कर सकते हो। बाकी सारे के सारे ये नेव बार आती है आपकी, नेव बार के अंदर आपको सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल बटन, अगर आपने कोई भी यूज़ करना है तो ये आपको बटन्स इस तरह के बने बनाए आपको मिल जाते हैं। आपको क्या करना होता है, बस सिंपली आपको एंड डिज़ाइन से इंपोर्ट करना है, एन डी की लाइब्रेरी से। जैसे अगर यहाँ पे ये देखो, ये दिख रहा है, अगर मैं इसका कोड देखना चाहूँ इस एग्जांपल का, तो मैं यहाँ पे नीचे शो कोड पे क्लिक करूँगा इस वाले आइकन पे, तो ये टाइप स्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट, अभी आप लोग जावास्क्रिप्ट पे पढ़ लो तो जावास्क्रिप्ट वाला कोड आप देख लेना। ये देखो इन्होंने क्या किया है, इम्पोर्ट बटन फ्रॉम एंड डिज़ाइन। ठीक है, स्पेस एक अलग कंपोनेंट अगर आप लगाना है तो आप लगा लो स्पेस के लिए, लेकिन अगर नहीं लगाना चाह रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो सिंपली आप बटन यूज़ करो, इंपोर्ट करोगे यहाँ से, और बटन का एलिमेंट इस तरीके से आप टाइप बता के, टाइप प्राइमरी, टाइप डैश्ड, टेक्स्ट, लिंक, ठीक है, ये सारे कंपोनेंट ये आ गए। ठीक है, ये प्राइमरी है, ये क्या कहते हैं, ये डिफ़ॉल्ट है। अगर कुछ भी नहीं दोगे तो इस तरह का बटन आएगा, फिर डैश्ड है और टेक्स्ट बटन। सही है भाई। इस तरह के कंपोनेंट्स आपको बहुत इजीली आपको मिल जाते हैं, आप सारे कंपोनेंट्स तरह के यूज़ कर सकते हो। आइकन अगर आपको यूज़ करना है तो उसके लिए है, और इसमें आपको ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। डिवाइडर है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ग्रिड है, या बल्कि लेआउट पे आ जाते हो आप, तो इसमें इन्होंने कंप्लीट, ये देखो इस तरह के पूरे पूरे आपको जिस तरह के पेज पे आपको लेआउट बनाना है, ठीक है, आप चाह रहे हो कि मेरे पास जैसे हेडर फुटर हो और बीच में कंटेंट की स्पेस हो, तो उस तरह का आप ये यहाँ पे इन्होंने सारी चीज़ें आपको बना के दी हुई हैं। जैसे आप यहाँ पे अगर साइडर कोई लगाना चाह रहे हो तो उसके लिए भी स्पेस है। ठीक है, ये इन्होंने नेव बार बना के दी हुई है आपको, आप इस नेव बार को यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहो तो। आप जैसे ये वाली नेव बार है, आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर इस तरह के पेजेस में नेव बार यूज़ कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप खुद सोचो आपको बनाने में कितनी मेहनत लगती है। ठीक है, तो ये सारी बनी बनाई ओपन सोर्स पड़ी हुई है। ठीक है, कोई पैसे आपसे ही नहीं मांगेगी, आपको इसको अभी से इस्तेमाल करने की आदत डाल लो। आपको आगे आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, ज़्यादातर जो इसकी फ़ेमस लाइब्रेरीज़ हैं, 3 हैं यूआई की लाइब्रेरीज़, उन 3 में से किसी एक के ऊपर आपको काम करने को मिलेगा, लेकिन तीनों ही बहुत आसान है। जैसे अभी ये मैंने बताया ना, आपको सिंपली कंपोनेंट को इंपोर्ट करना है और यूज़ करना है। ठीक है, तो आपने जैसे पहली लाइब्रेरी एंड डिज़ाइन, ये सबसे ज़्यादा फेमस है, उसके बाद फिर मटीरियल, और उसके बाद चाकरा। ठीक है, ये 3 है, मटीरियल,
एंड डिज़ाइन और चाकरा, ठीक है। अब 2-4 और भी आ रही हैं इस तरह की। तो मतलब ये है कि सारी की सारी बहुत ईजी होती हैं। कोई नई लाइब्रेरी भी आ जाती है तो आपको सिंपली इसी तरीके से, जैसे मैं अभी डॉक्यूमेंटेशन पे गया हूँ, आपने डॉक्यूमेंटेशन पे जाना, उसकी एग्जाम्पल्स बनी हुई होंगी और एग्जाम्पल्स में से देख लेना है कि आप कैसे उसको रन कर सकते हो, चलाने, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी, मुझे यहाँ पे ये वाला जो कंपोनेंट है जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया, इसको हम कहते हैं कार्ड। तो मैंने कार्ड का कंपोनेंट यूज़ किया है यहाँ पे। ये आ गया कार्ड का कंपोनेंट आपका। और इस तरह के देखो ये कार्ड्स है, ठीक है। ये कार्ड आ गया, मैंने इस वाले कार्ड को पिक किया था, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, इसकी इमेज जो है वो मैंने चेंज कर दी, ठीक है। इमेज का साइज़ वगैरह चेंज किया। ये देखो ये स्ट्रीट वगैरह ये सारी चीज़ें वही हैं, देख लो, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने नीचे यहाँ पे क्या किया, मुझे यहाँ पे लाइक और कमेंट्स चाहिए थे, मैंने उसी कार्ड के अंदर यहाँ पे क्या आ गया, ये कार्ड का कंपोनेंट नज़र आ रहा है आपको। ये मैंने कंपोनेंट जो है वो एनडी से इंपोर्ट किया, इसको यूज़ कर लिया, ठीक है। उसी तरीके से जैसे इन्होंने बताया हुआ था, बाकी जो भी चीज़ें इनको रिक्वायर्ड थी वो मैंने पास कर दी। सोर्स के अंदर मैंने इमेज का यूआरएल चेंज कर दिया। एक पिक्सम डॉट जो है वो एक क्या कहते हैं, एक लाइब्रेरी होती है। और यहाँ से फिर आपको जो है ना रैंडम फ़ोटोज़ अगर आपको कहीं पे भी लगानी हो ना, तो वो आपको रैंडम फ़ोटोज़ दे देता है कहीं पे भी आपको डिफ में दिखाने के लिए। फिर ये मेटा में टाइटल के अंदर मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो है उसको कॉन्केटिनेट करवा के, ये हमने पढ़ा था ना स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, उसके ज़रिए मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम इसको दे दिया। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसको फ़ोन नंबर उसका दे दिया। फिर नीचे देखो मैंने यहाँ पर एक डिवाइडर ऐड किया, ठीक है। ये डिवाइडर जो है, ये जो लाइन आ रही है बारीक सी आ रही है नज़र, ये इसकी वजह से डिवाइडर की वजह से आ रही है। फिर डिवाइडर के नीचे मैंने एक डिव लगाया, डिव के ऊपर फिर मैंने यहाँ पे ये देखो ये आइकन आ गया वाला, लाइक का आइकन है, AI आउटलाइन लाइक, और फिर BI कमेंट। AI का मतलब यहाँ पे पता है क्या है, एंड डिज़ाइन आइकन, ठीक है। और BI जो है वो यहाँ पे ही भी लिखा हुआ होगा, बूटस्ट्रैप आइकन होगा, ये रहा, ठीक है। तो ये सब की शॉर्ट फॉर्म इन्होंने बनाई हुई है, आपको बस उसी जगह से इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर ये AI आउटलाइन लाइक मैंने बनाया था, तो मैंने उसको, क्योंकि ये AI का आइकन है यानी एंड डिज़ाइन का आइकन है, तो उसकी जो URL बनेगा वो बनेगा रिएक्ट आइकन स्लैश AI, ठीक है। और इसी तरीके से ये BI है यानी बूटस्ट्रैप वाला आइकन है, तो रिएक्ट आइकन स्लैश BI, ठीक है। इस तरीके से फिर आपको इंपोर्ट करके वो लेके आना है। जो भी आइकन आपके पास आएगा उसको आप सिंपली एज ए कंपोनेंट के तौर पे यूज़ कर लो, ठीक है। इंपोर्ट करो और कंपोनेंट के तौर पे यूज़ कर लो। ये बहुत आसान हो गया, पता है। हम जब पहले यूज़ करते थे ना आइकन्स यूज़ करना बहुत बहुत मसले वाले चीज़ें होती थी, SVG वगैरह 10,000 चीज़ें उसमें हैंडल करनी पड़ती थी। अब आप लोगों के टाइम के पे उसको हर चीज़ को बहुत आसान करके आपको पकड़ा दिया है, सही है। और हमें 10,000 लाइब्रेरीज मैनेज करनी पड़ती थी आइकन्स के लिए, आपको एक ही लाइब्रेरी के अंदर उन्होंने सारे आइकन्स रख के दे दिया आपको। तो बस आपने कंपोनेंट्स देखना है इसको, ये रिएक्ट के ऊपर बनी हुई है तो आपको रिएक्ट की तरह ही इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे रिएक्ट हर चीज़ कंपोनेंट के ऊपर करता है ना, कंपोनेंट बेस, तो इन्होंने कंपोनेंट्स बना के दिए हैं आपको, बस आपको उसका कंपोनेंट यूज़ करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला कंपोनेंट अच्छा लग रहा है, ठीक है, कार्ड टाइटल कार्ड कंटेंट। अगर मैंने इसको यूज़ करना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा शो कोड जावास्क्रिप्ट, और ये देखो इन्होंने कार्ड इन्होंने यहाँ से इंपोर्ट किया और कार्ड को इन्होंने इस तरीके से जो है वो अपने पास यूज़ कर लिया, ठीक है। कार्ड ऊपर टाइटल दे दिया और अंदर उसके कंटेंट जो भी पास करना था वो दे दिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आपने इसमें, अच्छा इसके अंदर मैंने क्या यूज़ किया, जो सारा डेटा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, मैंने एक JSON फाइल इसके अंदर रखी हुई है। आपको ये यूटिल्स के फोल्डर के अंदर db.json के नाम से आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये देख लो ये ऑथर्स का डेटा है सारा का सारा, ठीक है। इसमें और मल्टीपल बहुत सारे डेटा हैं, ऑथर्स का डेटा है, ब्लॉग्स हैं, ठीक है। सारे के सारे आपने सारे इंप्लीमेंट करने हैं। अभी मैंने सिर्फ ऑथर्स को उठाया है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जो मेरे पास index.js है ना, ये देखो DB में से क्या उठाया मैंने, देख लो सिर्फ डॉट ऑथर्स उठाया मैंने, सारी चीज़ें नहीं उठाई। आप इसमें से बाकी चीज़ें भी उठा के इसको इम्प्लीमेंट करोगे, इस पर प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। जिसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ़ोन नंबर नंबर ऑफ़ पोस्ट लाइक्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। जब ऑथर का डेटा ख़त्म हो जाएगा तो उसके नीचे फिर और मल्टीपल और मज़ीद चीज़ें यहाँ पे, जैसे कि ये देखो ID टेक्स्ट, अब ये किसी और चीज़ का डेटा है, ठीक है, पोस्ट ID, बल्कि ये पोस्ट का डेटा होगा, ठीक है। आपको पोस्ट भी अलग पेज के ऊपर आपने XJS का एक और पेज बनाओगे, जैसे अभी एक पेज चल रहा है ना, एक और पेज बनाओगे पोस्ट के नाम से, स्लैश पोस्ट के ऊपर चल जाए, ठीक है। उसके ऊपर आपने सारी पोस्ट दिखा देनी है। चलो फिलहाल आप ऑथर्स और पोस्ट का डेटा तो लगाओ, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लगाओ। अच्छी अब से UI बनाने की आपने कोशिश करनी है, ठीक है। जब आप किसी भी UI लाइब्रेरी को यूज़ करते हो तो आपकी कोशिश होती है कि अपनी कस्टम CSS कम से कम लिखी जाए, ठीक है। जो लाइब्रेरी प्रोवाइड कर रही है
उसी को यूज़ करते हुए चीज़ें इस्तेमाल की जाएं। सही है। तो आपने कस्टम सीएसएस जो है वो कम से कम करनी है। हर चीज़ के लिए आपने देखना है पहले ये है कि कोई बना बनाया कंपोनेंट एंड डिज़ाइन ऐसा प्रोवाइड कर रहा है जिससे मेरा काम आसान हो जाए, जिसमें ये काम मैं कर लूँ, ठीक है, और उसी को सर्च करके उस पर लिखना है। अच्छा, अब आज की क्लास के अंदर हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले तो हमें एक कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करना है। पहला, हमने स्टेट लास्ट क्लास में देख लिया था कि स्टेट हम क्यों यूज़ करते हैं। स्टेट हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि रिएक्ट जो है वो हमारी एप्लीकेशन के हर वेरिएबल को वॉच नहीं करे, ठीक है, सिर्फ वो डेटा जो कि हमने स्टेट में रखा हुआ है रिएक्ट सिर्फ उसी को वॉच करता है, ठीक है। अगर हमें कोई भी ऐसा डेटा जो कि हम समझते हैं कि हमारी एप्लीकेशन में आगे चल के यूज़र के किसी एक्शन के ऊपर अपडेट हो जाएगा, ठीक है, उसको हम कहाँ रखते हैं, स्टेट में रखते हैं, ताकि वो यूआई पे शो हो, उसकी जो अपडेटेशन हो वो यूआई पे नज़र आए, ठीक है। अच्छा, जो डेटा हमारा अपडेट होने के लिए नहीं है, जो हमारा टेम्परेरी डेटा है, जो फॉर एग्जांपल कोई हम फॉर लूप बना रहे हैं, उसमें कोई वेरिएबल हमने बना लिया जिसको हमने आगे चल के कहीं पे यूज़ करना था, लेकिन उसको यूआई में नहीं दिखाना, उसको हम स्टेट में नहीं रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब रिएक्ट के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना, क्योंकि आगे जाके बहुत जो है ना क्या कहते हैं यूज़ होते हैं रेफरेंस के तौर पे। अब अगर आपको वो चीज़ पता होगी तो आप पूरी बात क्या हो रही है वो समझ जाओगे, अगर नहीं पता होगी तो फिर नहीं समझ पाओगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो है वो जो एक कॉन्सेप्ट आता है कंपोनेंट्स के अंदर, वो आता है स्टेटफुल और स्टेटलेस कंपोनेंट्स, ठीक है। दो तरह के कंपोनेंट्स हमारे पास हो सकते हैं रिएक्ट के अंदर, एक स्टेटफुल और एक स्टेटलेस। स्टेटफुल कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट होता है? स्टेटफुल वो कंपोनेंट होता है जिसके अंदर स्टेट यूज हो रही हो, ठीक है। और स्टेटलेस कौन सा कंपोनेंट होता है? जिसमें स्टेट इस्तेमाल नहीं होती, ठीक है। स्टेटफुल कंपोनेंट और स्टेटलेस कंपोनेंट। इसके अलावा एक और टर्म इसके लिए यूज़ की जाती है, वो होती है स्मार्ट कंपोनेंट और डम कंपोनेंट, ठीक है। स्मार्ट कंपोनेंट कौन सा होता है? जिसमें स्टेट यूज़ की जाए, और डम कंपोनेंट जिसमें स्टेट यूज़ ना हो रही हो। अच्छा, अब इन दोनों में से बेहतर कौन सा है? प्रॉब्लम क्या होती है जब हम कभी भी यूज़ स्टेट को यूज़ करते हैं ना, यूज़ स्टेट के अपडेट होने पे, यानी स्टेट के अपडेट होने पे हमारा जो पूरा कंपोनेंट है वो क्या होता है? री रेंडर होता है। क्या होता है? री रेंडर। यानी पूरा कंपोनेंट एक फंक्शन है ना, ठीक है, वो फंक्शन दोबारा से रन होगा कब? स्टेट के अपडेट होने पे। बात समझ में आ रही है? अब जब जितने भी कंपोनेंट्स के अंदर हम स्टेट यूज़ करेंगे, क्या होगा? सबसे पहले तो उसके अंदर वॉचर ऐड हो जाएगा। वॉचर क्या होता है? वॉचर समझ लो एक तरह का एक लूप है, ठीक है। वो क्या कर रहा है? वो हर मिली सेकेंड्स में चल रहा है और सिर्फ ये चेक करके आ रहा है कि स्टेट के अंदर कुछ अपडेट तो नहीं आई, ठीक है। जैसे अगर स्टेट के अंदर कुछ अपडेट आएगी तो मैंने क्या करना है? उसको यूआई पे अपडेट कराना है। सही है भाई? अब यूआई पे उसको अपडेट कराना है, इसलिए वो क्या करता रहता है? वो कॉन्स्टेंटली बैकग्राउंड में चलता रहता है, वॉच करता रहता है, ठीक है। ये इसको हम कहते हैं वॉचर। क्या कहते हैं? वॉचर। ये हमारे जो चेंजेस हैं उनको वॉच करता है। अच्छा, अब जितने ज़्यादा हमारे पास स्मार्ट कंपोनेंट्स होंगे उतने ज़्यादा हमारे पास वॉचर्स ऐड होते रहेंगे, ठीक है। जितने ज़्यादा वॉचर्स ऐड होते रहेंगे उतना ज़्यादा हमारे ब्राउज़र की रैम की कंजम्पशन बढ़ जाएगी। बात समझ आ रही है? अच्छा, जितनी ज़्यादा ब्राउज़र की रैम की कंजम्पशन बढ़ जाएगी उतनी ज़्यादा हमारी एप्लीकेशन स्लो हो जाएगी। इस वजह से स्मार्ट कंपोनेंट जो है वो कम से कम हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम रखें हमारी एप्लीकेशन के अंदर। जहाँ पे भी डेटा हमारा मैनेज हो सकता है विदाउट स्टेट, हम उसको विदाउट स्टेट ही मैनेज करें। स्टेट के को सिर्फ उसी वक्त मैनेज लगाएंगे जब हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ना हो, ठीक है। ये क्लियर हो गया? स्मार्ट स्टेटफुल स्टेटलेस कंपोनेंट्स क्या होते हैं, स्मार्ट डम कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास होते हैं प्योर कंपोनेंट्स। अच्छा, प्योर कंपोनेंट्स वो होते हैं जिनको आप जब डेटा पास करोगे प्रॉप्स के अंदर, अगर आप एक ही तरह का डेटा उसको पास करोगे तो उसका आउटपुट हमेशा एक ही तरह का रहेगा। जब तक उसको पास किया हुआ डेटा प्रॉप्स के अंदर चेंज नहीं होता तब तक कि उसका आउटपुट भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होते हैं?
प्योर कंपोनेंट्स, यानी अगर उनका आउटपुट अगर ये जा रहा है तो इनपुट अगर उनको जो आप दे रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर एक सिमिलर एरे आपने दे दिया तो उसका आउटपुट भी उसी तरह का उसी एरे के हिसाब से ही रहेगा। दोबारा आप आते हो उस कंपोनेंट को कहीं और यूज़ करते हो और वही एरे उसको पास कर देते हो, उसका आउटपुट अभी भी सेम ही रहेगा, आउटपुट उसका चेंज नहीं हो सकता। लेकिन उसके अलावा एक और कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम इम्प्योर कंपोनेंट्स भी कहते हैं। उसमें क्या होता है, उन कंपोनेंट्स के अंदर आपके इनपुट जो है वो मैटर इतनी ज़्यादा नहीं कर रहा होता, कंपोनेंट के अंदर अपनी कुछ लॉजिक्स होती हैं, वो उनकी बिहाफ पे डिसाइड कर रहा होता है कि मैंने क्या आउटपुट करना है। बात समझ में आई? जो एक्चुअल इनपुट आप दे रहे हो ना, वो तो मैटर करता ही करता है थोड़ा बहुत तो, लेकिन वो खुद भी कुछ डिसाइड कर सकता है कि मैंने अब इस टाइम पे क्या यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल वो कोई एपीआई की हिट भेजेगा, ठीक है, और एपीआई सक्सेसफुल होती है या नहीं होती वो बात की बात है। फॉर एग्जांपल एपीआई सक्सेसफुल हो जाती है तो आउटपुट कंपोनेंट का कुछ और होगा, अगर एपीआई हिट सक्सेसफुल नहीं रहती तो आउटपुट का उसका कुछ और होगा। ठीक है, एपीआई पता है किसे कहते हैं हम? किसे कहते हैं? जो हमारी फ्रंट एंड जो होता है, हमारा क्लाइंट साइड जो होता है, वो सर्वर को जब रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये वाला डेटा चाहिए, वो कैसे करता है? एपीआई के ज़रिए करता है। ठीक है, वो रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट के बदले में उस डेटा को एज अ रिस्पॉन्स उसे पास करेगा। ठीक है, अब अगर जो भी रिक्वेस्ट यहाँ से जा रही है, वो रिक्वेस्ट के दो चांसेस हैं, या तो वो फुलफिल हो जाएगी या फिर फेल हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई कंपोनेंट एपीआई रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, और उस एपीआई रिक्वेस्ट करने के बाद जो डेटा उसको सर्वर से मिल रहा है वो उसको यूआई में दिखाना है, अगर वो एपीआई सक्सेसफुल होती ही नहीं है तो उसका आउटपुट तो चेंज हो जाएगा, है ना? बात समझ में आई? और इसी तरीके से अगर वो सक्सेसफुल हो जाती है तो फिर क्या होगा, डेटा शो हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि इसका आउटपुट वेरी कर सकता है, हम श्योर नहीं है कि इसका हमेशा आउटपुट यही रहेगा या नहीं। यानी इसके अंदर बहुत सारी आगे टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ अप्लाई होती हैं। ठीक है, लेकिन हमारा फॉर एग्जांपल ये जो आइटम कंपोनेंट है, ठीक है, ये आइटम कंपोनेंट है जो कि हमेशा एक कार्ड रेंडर करता है और इसको यहाँ से वो डेटा मिलता है। अब ये डेटा अगर मैं इसको हर बार सेम पास करूँ, ये क्या करेगा, हर बार सेम दिखाएगा। ठीक है, सिर्फ चेंजेस पता है कहाँ आ जाएगी, इस पिक के अंदर, क्योंकि ये कहाँ से आ रही है, सर्वर से, वहाँ से डेटा चेंज हो सकता है ना। अगर वहाँ से डेटा चेंज हो गया तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये जो एक बटन बनाया था, यहाँ पे एक बटन का कंपोनेंट, ठीक है, इस बटन को ये जो मैंने चिल्ड्रन पास किया था, हर बार अगर मैं इसको सेम चिल्ड्रन पास कर दूँ और सेम क्लिक पास कर दूँ, क्या होगा, सेम ही रहेगा ना, ये खुद से चेंज तो नहीं हो सकता। तो ये कंपोनेंट क्या है मेरा, प्योर कंपोनेंट है। ठीक है, ये टर्म्स हम यूज़ करते हैं अक्सर जगह पे ना, रिएक्ट के अंदर आप कभी कोई डॉक्यूमेंटेशन पढ़ ले हो तो उसमें वो कहेगा कि आप इस जो है रिएक्ट के हुक को किसी प्योर कंपोनेंट के ऊपर यूज़ कर सकते हो। अब आपको पता ही नहीं प्योर कंपोनेंट क्या होता है। ठीक है, अब आपको पता है, समझ में आई कि प्योर कंपोनेंट क्या होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी आगे जाके हम पढ़ेंगे जो कि हमारे प्योर कंपोनेंट के साथ चल के मिल के चलेंगी। प्योर कंपोनेंट्स के अंदर हमें कुछ फ़ायदे होते हैं। क्या फ़ायदे होते हैं, हमारे पास कुछ चीज़ें रिएक्ट हमें ऑफ़र करता है कि अगर ये प्योर कंपोनेंट है, ठीक है, यानी कि इसका हर बार अगर इनपुट सेम जा रहा है तो इसका आउटपुट अगर हर बार सेम होना है और आप 100% इस बात के लिए श्योर हो, तो आप पता है क्या करो, आप इस कंपोनेंट को कैशे में स्टोर करा दो। कैशे किस चीज़ को कहते हैं पता है? कैशे एक मेमोरी होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है, जो कि क्या करती है, आपके किसी भी डेटा को स्टोर कर लेती है, और बजाय इसके कि हर बार वो डेटा अगर मतलब उसको डेटा को लेके आना अगर कॉस्टली एक प्रोसेस है, तो बजाय इसके कि उस डेटा को एपीआई से लेके आने से उस डेटा को क्या करती है, वो कैशे से उठा के आपको देती है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप फेसबुक की एप्लीकेशन यूज़ करते हो, मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, आपके पास इंटरनेट नहीं चल रहा, जैसे ही आप फेसबुक की एप्लीकेशन ओपन करते हो, 2-4 पोस्ट तो एटलीस्ट दिखती हैं आपको, है ना, वो कंप्लीट ब्लैंक नहीं हो जाती। पता है क्यों? क्योंकि वो जो कुछ पोस्ट का जो डेटा होता है ना आपका, वो क्या करती है, वो कैशे में स्टोर रखती है, ताकि इन केस अगर यूज़र के पास कभी इंटरनेट नहीं चल रहा और वो एप्लीकेशन खोल ले फेसबुक की, तो भी उसको कुछ दिख जाए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि पूरी एप्लीकेशन ब्लैंक पड़ी हुई हो। बात समझ में आई?
ये चीज़ होती है कैशे। तो रिएक्ट भी क्या करता है, रिएक्ट आपके कुछ कंपोनेंट्स का जो आउटपुट होता है उसको कैशे में रख देता है मेमोरी के अंदर। ठीक है, अब क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल पेरेंट कंपोनेंट से यूज स्टेट कॉल हो रहा है, ठीक है, पेरेंट कंपोनेंट से स्टेट के अंदर डेटा अपडेट हो रहा है, स्टेट में अगर डेटा अपडेट हो रहा है इसका मतलब ये है कि पेरेंट कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है। अब पेरेंट री रेंडर हो रहा है तो क्या होगा, चाइल्ड भी री रेंडर होगा, क्योंकि चाइल्ड तो उसी के अंदर यूज हो रहा है ना। अगर पेरेंट री रेंडर हो रहा है और चाइल्ड प्योर कंपोनेंट है तो रिएक्ट पता है क्या करेगा, चाइल्ड को कैशे में स्टोर कर देगा। वो समझ जाएगा चाइल्ड को री रेंडर करने की जरूरत नहीं है। अगर सेम डेटा जा रहा है इसको इनपुट के तौर पे तो इसका आउटपुट भी सेम ही होना है। इसका आउटपुट क्या करेगा, वो कैशे में स्टोर कर लेगा और बजाय सिर्फ पेरेंट री रेंडर होगा, चाइल्ड री रेंडर नहीं होगा। सही है, ये सारी चीज़ें हम करेंगे इसमें, मेमोआइज वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम देखेंगे आगे। ये सही है भाई, ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, उसके अलावा फिर एक कॉन्सेप्ट हमारा और है। आज हम ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल ही रखते हैं चीज़ों को, कि हमारे पहले कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएं और उसके बाद थ्योरेटिकल पे हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, तब तक आपकी भी थोड़ी सी और अच्छी रिएक्ट के ऊपर प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो, रिएक्ट के अंदर स्टाइलिंग्स करने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आप इसको यूज़ कर रहे हो ना, तो इसमें आपकी अगर आप चाहो तो आप मॉड्यूलर CSS एक होती है, आप उसके ज़रिए भी कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो इसके अंदर आपको स्टाइल्स के फोल्डर के अंदर आपको एक globals.css के नाम से एक फ़ोल्डर मिलता है। ठीक है, उसमें भी आप कोई अपनी क्लास बना सकते हो। जैसे मैंने एक ये वाली क्लास यहाँ पे अपने बनाई थी डॉट कंटेनर की और उसको यूज़ किया था। ये डॉट कंटेनर जो है ना, ये मैं अप्लाई कर रहा हूँ लिस्ट के ऊपर। ठीक है, ये देख लो क्लास नेम कंटेनर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब वहाँ पे हम यूज़ करते थे क्लास, यहाँ पे क्लास नेम यूज़ कर रहे हैं। कोई रीज़न बता सकते हैं क्यों? जावास्क्रिप्ट में क्लास जो है ना वो एक रिजर्व्ड वर्ड है, हमने क्लासेस बनाई थी ना। ठीक है, इस वजह से जावास्क्रिप्ट के अंदर आप डायरेक्टली क्लास लिख नहीं सकते, रिजर्व्ड वर्ड होता है ना। जैसे रिजर्व्ड वर्ड कौन कौन से होते हैं पता है, वार, लेट, कॉन्स्ट, ये सारे के सारे रिजर्व्ड वर्ड्स हैं। ठीक है, इनको आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरीके से क्लास जो है ना ये भी एक रिजर्व्ड वर्ड है, इस वजह से हमने यहाँ पे उसको चेंज करके क्या कर दिया, क्लास नेम। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी भी स्टाइल को अगर कंडीशनली पास करना हो, मैं क्या कर सकता हूँ पता है? फॉर एग्जांपल ये वाला जो कंटेनर का स्टाइल है ना, मैंने पास करना था ये एक बुलियन वैल्यू है, इसमें अगर ट्रू होगा मैं चाह रहा हूँ सिर्फ तभी ये अप्लाई हो, वरना अप्लाई ना हो। क्या करूँ? ठीक है, ये आ गया टर्नरी ऑपरेटर हमारा। पता है ना टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है? और इसको एम्प्टी स्ट्रिंग दे दी मैंने, यानी अगर वो ट्रू है तो फिर कंटेनर जाएगा, वरना फिर एम्प्टी स्ट्रिंग क्लास नेम के ऊपर। ये वो स्टाइल्स हट गए उसके ऊपर से। और ही तरीके से अगर इसको मैं सही। अच्छा, अब इसके अलावा फॉर एग्जांपल एक क्लास पहले से इस पर लगी हुई थी और आप चाह रहे हो कि दूसरी क्लास जो है उसके ऊपर सिर्फ कंडीशन अप्लाई हो। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कंटेनर वाली जो क्लास है ना, ये तो हर हाल में लगेगी ही लगेगी। बूल के नाम से, बूल के अंदर जो मेरी क्लास है ना, वो सैम्पल माई ऐप के नाम से कोई क्लास है, वो मैं चाह रहा हूँ कि उस पर लगे। फिर मैं क्या करूँगा? सही है भाई। अगर मैं देखूँ तो वो क्लास अप्लाई हो गई। ये देखो कंटेनर के साथ माई ऐप आ रहा है। सही है, अगर इसको यहाँ पे फॉल्स कर दे तो सही है भाई, अब सिर्फ कंटेनर आ रहा है। देखो मैंने ग्लोबल्स के अंदर काम किया ना, ये globals.css है ना, ये आपकी इंपोर्ट होती है। अगर आप यहाँ पे आ जाओ पेजेस के अंदर, पेजेस के अंदर आपको अंडरस्कोर app.js के नाम से एक फ़ाइल मिलती है। ये देखो यहाँ पे @style/globals.css इंपोर्ट हुई हुई है। ठीक है, अब ये इसका मतलब पता है क्या है, अब आपके जितने भी पेजेस हैं ना सब में ये अप्लाई हुई हुई है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये ग्लोबल स्टाइल्स आपके इस तरीके से इस पर बनते हैं। अच्छा, उसके अलावा फिर मैंने एक और जगह पे स्टाइल्स यूज़ किए, वो वहाँ पे पता है क्या किया मैंने, ये वाले स्टाइल्स यूज़ किए। ये कौन से स्टाइल्स हैं पता है आपको, इसको क्या कहते हैं? इनलाइन स्टाइल्स। ठीक है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप
क्लासेस ही लगाओ, क्योंकि यहाँ पे पहले ही हमारे पास JSX के अंदर पूरी हम HTML वगैरह लिख रहे होते हैं, जावास्क्रिप्ट भी लिख रहे होते हैं। अब CSS भी आएगी तो और कचरा हो जाएगा, है ना। तो इससे बेहतर ये है कि आप उसको CSS की फाइल के अंदर लिख के उसकी क्लास लगाओ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे उसमें एक फ़र्क होता है, पता है क्या? जब आप CSS की फाइल के अंदर CSS लिखोगे ना अपनी, जैसे अगर मैंने यहाँ पे CSS की जो मेरी फाइल थी, देखो उसमें मैंने जस्टिफाई कंटेंट जब लगाया था ना, देख रहे हो मैंने कैसे लिखा उसको? डैश केस होता है, स्नेक केस, डैश केस कहते हैं उसको, ठीक है, या हाइफिन केस कुछ लोग कहते हैं, इस तरीके से लगाए। लेकिन यहाँ पे पता है क्या है? कैमल केस। क्यों? क्योंकि अब ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट बन के जा रही है, ठीक है। ये देखो, ये पूरा का पूरा क्या है, ये जो मैं इसको पास कर रहा हूँ, ये क्या है? ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म होता है CSS के अंदर और फिर अप्लाई होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अगर हम जावास्क्रिप्ट के अंदर रहते हुए अगर डॉट स्टाइल डॉट वो करते हैं ना, डॉम के अंदर जब चेंजेस कर रहे थे हम स्टाइल्स की, तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे जब हम चेंजेस करेंगे सारी की सारी कैमल केस में होगी, क्योंकि सारी की सारी CSS अब किस में ट्रांसफाइल हो गई है? जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो इस वजह से हम उसको क्या करते थे? कैमल केस में रखते थे। अब इसके बाद जो है वो हम लोगों ने मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो कि आप लोगों ने एज ए होमवर्क अपने लिए देखनी है घर पे जाके, ठीक है। सबसे पहले एक रिएक्ट के अंदर कॉन्सेप्ट है कॉन्टेक्स्ट का। किस चीज़ का? कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। वो कॉन्टेक्स्ट आपने देखना है। मेरी रिएक्ट जेएस की 3rd वाली जो वीडियो है उसके अंदर आपको कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट के ऊपर पूरी वीडियो वो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर ही है, ठीक है। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट होता क्या है मैं आपको पहले समझा दूं, तरीका उसको कैसे यूज़ करना है वो आपको वीडियो में मिल जाएगा, सही है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? देखो प्रॉब्लम क्या होती है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जब रिएक्ट के कॉम्पोनेंट्स बनते हैं ना, वो कैसे बनते हैं? फॉर एग्जाम्पल एक मेन पेरेंट बन गया, ठीक है, उसके 2 चाइल्ड, फिर उसमें से जो सेकंड चाइल्ड है उसके और 2 चाइल्ड हैं, फिर उनमें से जो फर्स्ट चाइल्ड है उसके और 2 चाइल्ड हैं। बात समझ में आई? अब मुझे मेन जो मेरा कंपोनेंट था उसमें से कोई डेटा पास करना है बिल्कुल आखिरी वाले चाइल्ड को, ठीक है। तो क्या होगा? मैं प्रॉप्स के ज़रिए पास करता हुआ, पहले इस चाइल्ड को दिया, फिर उसके सेकंड चाइल्ड को दिया, फिर उसके सेकंड चाइल्ड को, फिर उसके सेकंड चाइल्ड को, ठीक है। और इसके अलावा फिर फॉर एग्जांपल अगर कोई इवेंट है तो वो इवेंट फायर होगा, है ना। वो यहाँ से कॉल हुआ, फिर वो अपने पेरेंट को गया, फिर पेरेंट से फिर कॉल हुआ, फिर उसके पेरेंट को गया, फिर पेरेंट से कॉल हुआ, फिर उसके पेरेंट को, इस तरह से करके 5 फॉर एग्जांपल आपके पास पेरेंट्स हैं जो कि उसकी हायरार्की चल रही है, तो वो 5 लेयर से होता हुआ गुजरेगा। बात समझ में आ रही है? ये चीज़ ठीक नहीं लग रही है आप लोगों को? सही है। इस चीज़ को, ये ख़राब चीज़ है वाकई में, ठीक है। इस चीज़ को ठीक करने के लिए हमारे पास क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट। इसको पूरा कहते हैं कॉन्टेक्स्ट API, रिएक्ट वाले ना, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट API, कॉन्टेक्स्ट API क्या करती है? कॉन्टेक्स्ट API आपका जितना भी डेटा होता है उस डेटा को एक सेंट्रल स्टोर के अंदर रखती है, ठीक है। एक सेंट्रल एक प्लेस बना ली उसने, मेमोरी बना ली, उसके अंदर सारा का सारा डेटा रख लिया, और आप जिस कंपोनेंट को भी चाहो उस सेंट्रल डेटा का एक्सेस दे सकते हो, ठीक है। अब वो डेटा जहाँ पे भी चेंज होगा हर कंपोनेंट के लिए वो डेटा खुद ही अपडेट हो जाएगा। आपको प्रॉप्स के ज़रिए उसको 5 लेवल्स तक पास करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात याद रखना, प्रॉप्स के ज़रिए जब आप डेटा देते हो वो सिर्फ 1 या 2 लेवल्स तक ठीक है। लेकिन आपकी एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल जब अगर चाइल्ड्स चल रहे हैं और सबको डेटा मेन से चाइल्ड तक जा रहा है, मेन पेरेंट से, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। उसके लिए फिर आप क्या यूज़ करोगे? कॉन्टेक्स्ट API। कॉन्टेक्स्ट API बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ा सा सिंटेक्स आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है, ठीक है। बस उसको डेटा पास करना होता है और उसके तरीके से एक यूज़ कॉन्टेक्स्ट का एक हुक होता है, और हुक के ज़रिए जो है वो डेटा सारा का सारा अपडेट हो जाता है। हुक किसे कहते हैं पता है? जैसे हमने यूज़ स्टेट यूज़ किया था, ये हुक था, ठीक है। इसी तरीके से यूज़ कॉन्टेक्स्ट आएगा, ये भी हुक है, ठीक है। इसी तरीके से अभी यूज़ इफेक्ट आएगा, वो भी एक हुक है। अच्छा, यूज़ इफेक्ट पे आ जाते हैं हम। कंपोनेंट्स की लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। मेरी बात समझना, आप जो भी हम कंपोनेंट बनाते हैं ना, हर कंपोनेंट की होती हैं लाइफ साइकिल्स। क्या होती हैं? लाइफ साइकिल्स का मतलब क्या है पता है? एक कंपोनेंट जब बन रहा है, इनिशिएट हो रहा है, ठीक है। बन रहा है मतलब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो वो वाला इनिशिएट होना नहीं, जब कंपोनेंट स्क्रीन पे विजिबल हो रहा है, ठीक है। कंपोनेंट जो है वो इनिशियलाइज हो रहा है, ठीक है। अब वो जो इनिशियलाइजेशन है वो उसका क्या है? पहला प्रोसेस, यानी समझ लो एक तरह से उसकी पैदाइश, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है उसके अंदर? उसमें फिर उसकी अपडेटेशन है,
ठीक है, ये उसका तीसरा मरहला, सेकंड। ठीक है, और फिर थर्ड जो है वो क्या है उसका, डिस्ट्रॉय। ठीक है, डिस्ट्रॉय का मतलब क्या है, अब वो स्क्रीन से हट रहा है। ठीक है, कंपोनेंट की लाइफ साइकिल क्या है, एक जब वो स्क्रीन पे आया, दूसरा जब वो स्क्रीन पे अपडेट हुआ, और तीसरा जब वो स्क्रीन से हट गया। ठीक है, स्क्रीन पे आएगा भी वो एक बार, स्क्रीन से जाएगा भी वो एक बार, लेकिन अपडेट मल्टीपल टाइम्स हो सकता है। बात समझ में आई? अच्छा, अब ये जो कंपोनेंट है ना, इसकी हमें लाइफ साइकिल्स की हमें जो है वो पता करना पड़ता है कि कंपोनेंट कब हमारा स्क्रीन पे आ रहा है। ठीक है, कंपोनेंट कब हमारा स्क्रीन से जाएगा, और कब हमारा स्क्रीन पे कंपोनेंट अपडेट हो रहा है। अब हमें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है, हमें इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है, फॉर एग्जांपल कोई भी कंपोनेंट स्क्रीन पे आ रहा है, उस कंपोनेंट के अंदर का जो डेटा है वो हमें लेके आना है किसी एपीआई से। बात समझ में आ रही है? अब वो एपीआई से अगर वो डेटा अगर हमें लेके आना है, सर्वर से अगर हमें डेटा लेके आना है, तो एप्लीकेशन के लोड होने पे वो डेटा अगर हम मंगवा के रख लेते हैं अपने पास, ठीक है, और यूज़र फॉर एग्जांपल उस कंपोनेंट के ऊपर आता ही नहीं है, ठीक है, तो क्या हुआ, हमारी स्टार्ट के अंदर जो एक एपीआई हिट गई थी वो फजूल में गई। ठीक है, ये भी, इस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है कि कोई हमारी एपीआई हिट जो है ना वो भी फजूल में ना जा रही हो बैकएंड के ऊपर। ठीक है, हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जब उस डेटा की एक्चुअल नीड है, एपीआई हिट सिर्फ उसी वक्त जाए। सही है? तो हम क्या करते हैं, हम कंपोनेंट से चेक करवाते हैं, कंपोनेंट से पूछते हैं कि भाई बताओ, आप खुद मुझे इन्फॉर्म कर देना जब आप इनिशियलाइज हो जाओ। ठीक है, तो उस आपके इनिशियलाइजेशन होने के टाइम पे आप क्या करोगे, आप सर्वर को रिक्वेस्ट भेजोगे और डेटा मंगवा के उसको अपने पास रेंडर करवा दोगे। सही? इसी तरीके से हमारे पास जो है वो जब अपडेटेशन होती है, अपडेटेशन के अंदर हमें ये चाहिए होता है, फॉर एग्जांपल कंपोनेंट अगर अभी अपडेट हुआ है, उसके अपडेट होने पे मैंने फॉर एग्जांपल कोई मैथमेटिक्स कुछ अप्लाई करनी थी, कुछ कैलकुलेट करना था। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक शॉपिंग कार्ट का कंपोनेंट है। शॉपिंग कार्ट समझते हो ना, सबने दराज पे शॉपिंग वगैरह की है ना, मंगवाए ना आइटम्स, कार्ट होता है उसमें। अब मैंने कार्ट में नया आइटम ऐड किया, कार्ट में नीचे टोटल प्राइस लिखे हुए आ रहे होते हैं। अगर कार्ट में कोई आइटम ऐड हुआ है, इट मीन्स कंपोनेंट अपडेट हुआ है, मुझे उसके अपडेटेशन पे क्या करनी है, उसकी टोटल वैल्यू को दोबारा से कैलकुलेट करना है। क्यों? क्योंकि आइटम ऐड हो गया। ठीक है, टोटल प्राइस को मैंने अब अपडेट करके यूज़र को दिखाना है ना कि भाई अब आपके टोटल प्राइस इस आइटम को ऐड करने के बाद इतने बनते हैं, या उसने अगर कोई आइटम को रिमूव किया है तब भी उसका टोटल प्राइस को दोबारा से कैलकुलेट करना है। सही बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीज़ें हम अपडेटेशन के लिए हम उस पर यूज़ इफेक्ट इनके इसके लिए यूज़ करते हैं, चाहे वो अपडेटेशन हो, चाहे वो क्या कहते हैं इनिशियलाइजेशन हो। अब आते हैं डिस्ट्रॉय के ऊपर। डिस्ट्रॉय कंपोनेंट कब होता है? जब वो स्क्रीन से जा रहा होता है। अब डिस्ट्रॉय अगर ठीक है हो रहा है तो हो रहा है, हमें जान के क्या करना है? बस समझ में आ रही है? हम जान के क्या करेंगे कि ठीक है अच्छा डिस्ट्रॉय हो रहा है, उसके डिस्ट्रॉय पे हमें जानने में, हमें बताने में क्या फ़ायदा हो सकता है? कोई यूज़ केस सोच के बताओ। फॉर एग्जाम्पल आपने कंपोनेंट बनाया था एक डिजिटल क्लॉक का, बात समझ में आई? डिजिटल क्लॉक में आप क्या लगाते हो? सेट इंटरवल लगाते हो। सेट इंटरवल क्या करता है? जावास्क्रिप्ट के इवेंट जो फायर होते हैं, इवेंट लूप, उसके अंदर जाके रजिस्टर होता है। बात समझ में आ रही है? इवेंट लूप में जाके वो जब रजिस्टर होता है तो वो हर सेकंड, अगर फॉर एग्जांपल आपने हर सेकंड चलाना है तो वो हर सेकंड में कॉल होता रहेगा। ठीक है, अगर कंपोनेंट डिस्ट्रॉय हो गया और कंपोनेंट के इनिशियलाइज होने पे आपने क्या करवाया था? सेट इंटरवल आपने चलाया था। वो गया कहाँ पे? वो कंपोनेंट का पार्ट नहीं है, वो कहाँ पे? इवेंट लूप का पार्ट है। आपको कंपोनेंट के डिस्ट्रॉय होने पे उसको क्या करना पड़ेगा? इवेंट लूप से उसको क्लियर कराना पड़ेगा, वरना पता है क्या होगा? कंपोनेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा आपका, लेकिन वो जो आपका सेट इंटरवल है ना वो चलता रहेगा। ठीक है, दोबारा से अगर यूज़र उसी कंपोनेंट पे आ गया तो एक और रजिस्टर हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, दोबारा चला गया फिर जो है ना वो भी रह गया। समझ में आए? मेमोरी के अंदर क्या होता है? इंटरवल बढ़ते जा रहे हैं। बात समझ में आई? इस तरह के यूज़ केसेस जो है वो हम देखते हैं सारे के सारे यूज़ इफेक्ट के अंदर। ठीक है, यूज़ इफेक्ट सिंपल सा नॉर्मल सा एक फंक्शन है और उस फंक्शन के ज़रिए हम ये वाले काम करते हैं। सही है भाई? अब छोटी छोटी सी जल्दी से एग्जाम्पल इन सबकी बता देता हूँ आप लोगों को, और उसके बाद फिर हम क्लास वाइंड अप करते हैं। पहले तो ये कि यूज़ स्टेट जो है ना आपका, यूज़ स्टेट के अंदर भी एक इशू है, एक प्रॉब्लम है। पता है क्या? ये लिस्ट जो है ना इसको मैं 2 मिनट के लिए
कमेंट आउट कर रहा हूँ, सही है। ये डीबी वगैरह मुझे अभी कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने यहाँ पे सिंपल अच्छा भाई, ये हमारा आ गया एक नॉर्मल सा मैंने यूज स्टेट बनाया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका मैं नाम रख रहा हूँ डेटा और सेट डेटा, ठीक है। फिलहाल के लिए मैंने अभी स्ट्रिंग के अंदर इसमें रख दिया 1 और डेटा यहाँ पे रेंडर करा दिया। कोई प्रॉब्लम होगी? अब इसको डेटा को मैंने अपडेट करवाना है, ठीक है। या फॉर एग्जांपल ये वाला 1 नहीं देते, यहाँ पे ये वाला 1 दे देते हैं। प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है ना, नंबर वाला 1 भी दे दें तो, है ना। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे करवानी है इंक्रीमेंट। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बताया यूज स्टेट में से सॉरी सेट डेटा को मैंने यहीं पे ऑन क्लिक पे कॉल करा सकता हूँ। मैंने आपको बताया था इसको हम क्या करते हैं, जब भी हम इसको पास करते हैं हम इसको पॉइंटर पास करते हैं। क्या पास करते हैं? फंक्शन को कॉल नहीं करवाएंगे। कॉल करवाएंगे तो क्या होगा, जब कंपोनेंट रेंडर हो रहा होगा उसी टाइम पे कॉल हो जाएगा। अब मैंने फॉर एग्जांपल अगर सेट डेटा को कॉल करा के कोई आर्ग्यूमेंट पास करना था, अगर मैं डायरेक्टली ऐसे तो दे नहीं सकता, मैंने सेट डेटा को तो आर्ग्यूमेंट पास करना होता है, अपडेटेड वैल्यू देनी होती है। मैं इसको कैसे दूं? ऐसे कर सकता हूँ। समझ में आया मैंने क्या किया है? देखो यहाँ पे बजाय इसके कि अब मैंने उसको पूरा सेट डेटा का फंक्शन पास करने के, मैंने अभी भी इसको पास क्या किया है पता है? फंक्शन ही पास किया है। वो फंक्शन जब कॉल होगा तो क्या होगा, सेट डेटा कॉल होगा कब, उस फंक्शन के कॉल होने पे। अभी भी मैंने पॉइंटर ही दिया उसको, एक नया फंक्शन बना के दे दिया बजाय इसके। अब सेट डेटा अगर मैं डायरेक्टली उसको देता तो फिर वो राउंड ब्रैकेट की वजह से उस टाइम पे कॉल हो जाता। अभी यहाँ पे इस पे राउंड ब्रैकेट लगे हुए हैं, ठीक है, नहीं लगे हुए। ये एक नॉर्मल एक फंक्शन है जो कि अभी फंक्शन सिर्फ डिफाइन हुआ हुआ है, कॉल नहीं हुआ हुआ, ठीक है, इसलिए ये एक पॉइंटर है। अभी आ गया हमारे पास, और यहाँ पे आ गया सेट डेटा को मैं क्या पास कर दूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इंक्रीमेंट करवानी है तो मैं डेटा +1, सही है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, यहाँ पे सब सही चल रहा है। अच्छा लेकिन अभी भी यहाँ पे एक मसला है, पता है क्या है? वो आपको इतनी छोटी सी एप्लीकेशन में नहीं पता चलेगा, लेकिन जब थोड़ी सी आपकी एप्लीकेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना तब पता चलेगा आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने रख लिया एक कांस्टेंट अपडेट के अंदर, सही है भाई। अगर मैं यहाँ पे सेट डेटा करवाने के बाद अगर चेक करूँ इसको, क्या वैल्यू आएगी? अपडेटेड वैल्यू आएगी। देखो यहाँ 2 हो गया, और कंसोल में क्या किया उसने, हालांकि पहले क्या चला था, सेट डेटा, और कंसोल डॉट लॉग बाद में हुआ है। देखा जाए तो ये वाली लाइन चलने के बाद जब कंसोल डॉट लॉग चलेगा तो अपडेटेड वैल्यू मिलनी चाहिए। अब देखो यहाँ 3 हो गया और वहाँ पे, लेकिन ये पुरानी वैल्यू क्यों दे रहा है? अब रिएक्ट जो है ना, उसमें जो स्टेट होती है, रिएक्ट में स्टेट जो है वो अपडेट जब होती है, वो अपडेट डायरेक्टली सिंक्रोनसली काम नहीं करती, वो स्केजुअल होती है, ठीक है। यानी आपकी जो भी अपडेट आएगी रिएक्ट क्या करेगा, रिएक्ट उसको अपने पास नोट डाउन कर लेता है और कहता है ठीक है नेक्स्ट रेंडर साइकिल के अंदर मैं इसको अपडेट करूंगा। अब ये नेक्स्ट रेंडर साइकिल जो है ये इतनी स्पीड में हो रही है कि आपको यूआई पे इसका फ़र्क नहीं पता चल रहा, लेकिन जब आप लाइन बाय लाइन कोड कर दोगे ना तब आपको क्या होगा, इसका फ़र्क समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेट डेटा कराने के बाद ही मुझे उस वैल्यू को किसी और फंक्शन को कॉल करा के उसको पास करना था। अब तो वैल्यू कौन सी जा रही है,
अपडेटेड पुरानी वाली जा रही है, अपडेटेड वैल्यू तो नहीं जा रही। सही है। तो इसी तरह से उस फंक्शन को भी कौन सी वैल्यू चली आएगी, ओल्ड वैल्यू। इसका मैं सॉल्यूशन क्या निकालूं पता है, पहले मैं यूज़ स्टेट के ज़रिए ही प्रीवियस वैल्यू को गेट करूंगा। ठीक है, यूज़ स्टेट कहता है आपको कि अगर आपको वैल्यू अपडेटेड चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूं, अगर चाहिए तो। ठीक है, कैसे, बजाय इसके कि आप, वो कहता है कि सेट डेटा को आप बजाय इसके कि यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पास करो, आप इसको पास करो क्या, आप इसको एक वैल्यू की जगह आप इसको एक फंक्शन पास करो। ठीक है, इस फंक्शन के पैरामीटर के अंदर आपको पुराना डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और अब आप यहाँ पे क्या करोगे, ऑल डेटा प्लस 1 को रिटर्न कराओगे। ठीक है, अब ये जो ऑल डेटा इसके अंदर आपको मिलेगा ना, इसमें क्या है, इसकी गारंटी है कि भाई यहाँ पे अब आपको जो वैल्यू मिलेगी वो अपडेटेड ही होगी, वो पुरानी वैल्यू दोबारा से उस पर नहीं करेगा। ठीक है, यानी यहाँ से अब आपको जो भी चीज़ है ना, वो आप यहाँ से ऐसे करके उसको बल्कि यहाँ पे भी निकाल सकते हो। कैसे, फॉर एग्जांपल ये जो डेटा था आपका, बजाय इसके कि यहाँ पे रिटर्न करवाने के आपने दो बार क्यों कॉल हो रहा है, ये रिएक्ट के अपने वो हैं, आपके लिए प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, वो भले से दो बार रिटर्न हो जाए उसका मसला नहीं है। ठीक है, बस ये है कि आपने फिर अपने उस पर ख्याल रखना पड़ेगा इस चीज़ का। लेकिन ये है कि आगे चल के आप समझ जाओगे इन चीज़ों को कैसे टैकल करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। सही है भाई, फ़िलहाल के लिए जो मैं बात समझाना चाह रहा था आपको वो समझ में आई कि यूज़ स्टेट के अंदर हमारे पास क्या एक प्रॉब्लम होती है और उसको हम कैसे हैंडल करते हैं, कैसे उसको ठीक करते हैं। ठीक है, अब एक जल्दी से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं किस चीज़ की। यूज़ इफेक्ट। ठीक है, जैसे यूज़ स्टेट होता है वैसे ही हमारे पास यूज़ इफेक्ट भी होता है। यूज़ इफेक्ट को हम क्या पास करते हैं, सबसे पहले हम इसको पास करते हैं फंक्शन। ठीक है, ये वो फंक्शन है जिसको यूज़ इफेक्ट कॉल करेगा। ठीक है, जब इसको कॉल करना होगा। ठीक है, कॉल कब होगा ये हम इसको बताएंगे अगले पैरामीटर के अंदर, जो कि इसकी होती है, जिसको हम कहते हैं डिपेंडेंसी एरे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी यहाँ पे कह दिया console.log कॉल्ड, सिर्फ यूज़ इफेक्ट के अंदर ये करवाया, सिर्फ पता करने के लिए कि अगर मैं इसको सिर्फ एक फंक्शन पास कर दूं, ठीक है, तो ये मेरा जो console.log है, यानी जो यूज़ इफेक्ट का फंक्शन है, ये कब कब कॉल होगा और कैसे कॉल होगा। ठीक है, अगर मैं अभी इसको चलाता हूं तो क्या होगा पता है, दो बार कॉल हो गया। सही है, ये मतलब उसका इनिशियल वाला जो लाइफ साइकिल होता है ना, ये वो वाला है। ठीक है, इनिशिएट हुआ है अभी। अब देखो, जैसे जैसे मैं यूज स्टेट मेरा कॉल हो रहा है, यूज स्टेट के कॉल होने पे मैंने अभी आपको क्या बात समझाई थी कि क्या होता है, कंपोनेंट री रेंडर होता है। यानी ये हर री रेंडर के ऊपर आपका यूज इफेक्ट चल रहा है, यानी जैसे जैसे कंपोनेंट आपका अपडेट हो रहा है ये उस पर चल रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल ये मेरा आ गया डिपेंडेंसी एरे, जो कि मेरा सेकंड पैरामीटर होता है जो कि यूज इफेक्ट को जाता है। ठीक है, पहला उसका फंक्शन और दूसरा डिपेंडेंसी एरे। सही है, क्या डिपेंडेंसी एरे, मैंने उसको डिपेंडेंसी एरे पास कर दिया अभी एम्प्टी एरे। ठीक है, तो ये अपने टाइम पे इनिशियलाइजेशन के टाइम पे तो कॉल हो गया, फिर मैं अब इसको अपडेट करता हूँ। अब ये कॉल नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अब इसको एम्प्टी जब आप उसको कर देते हो तो इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि भाई आपने सिर्फ इनिशियलाइजेशन के ऊपर ही चलना है।
उसके अलावा नहीं चलना। सही। अच्छा, उसके बाद फिर अब हमारे फॉर एग्जांपल ये जो यूज स्टेट है ना हमारे पास, ये अभी इस कंपोनेंट में एक जगह पे यूज हुई हुई है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मेरे पास यूज स्टेट मेरे पास एक और है, डेटा टू और सेट डेटा टू भी है मेरे पास, ठीक है। मैंने यहाँ पे डेटा टू को भी रेंडर कराना है और यहीं पे एक और बटन है मेरे पास, ऐड डेटा टू भी है, ठीक है। और अपडेट जो है इसको भी मैं एक और कर लेते हैं। ये सारा कुछ जो है ना मैं सिर्फ आपको एक चीज़ समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके कॉल पे अपडेट टू कॉल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, सेट डेटा टू, और बस रिटर्न हो जाएगा। सही है भाई, बाकी सब तो कोई मसला नहीं है। सही है, समझ आ रहा है। बिल्कुल पूरा का पूरा मैंने स्टेट की एक और क्लोन बना ली, ठीक है। अच्छा, पहले क्या हो रहा था, अगर मैं इस डिपेंडेंसी एरे को हटा दूं, मेरे कंपोनेंट के अंदर जब भी स्टेट चेंज हो रही थी, क्या हो रहा था, ये जो मेरा बटन है इसको मैं एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। डेटा टू के बराबर में आ जाएगा बटन, ये आ गया, ये वन आ गया डेटा का, ये डेटा का बटन है, और ये डेटा टू है, और ये डेटा टू का बटन है। सही है। मेरे पास पहले क्या हो रहा था, अगर मैं उसको अभी हटा दूं तो ये आ गया, ऐड पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। देखो कॉल हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, मैंने पूरा डिपेंडेंसी एरे को मैंने हटाया हुआ है, डिपेंडेंसी एरे मैंने उसको पास ही नहीं किया, ठीक है। और उसी तरीके से अगर मैं डेटा टू में कुछ ऐड करता हूँ तो उस पर भी ये कॉल हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे यूज इफेक्ट के अंदर इसको एम्प्टी एरे दे देता हूँ, अब तो आपको पता है कि ये सिर्फ फर्स्ट टाइम होगा, फर्स्ट टाइम के अलावा इसने कॉल नहीं होना, ठीक है, नहीं हो रहा। अच्छा, अब इसके बाद क्या आता है, अब डिपेंडेंसी के अंदर आप इसको क्या पास करते हो, आप इसको स्टेट में रखी हुई कोई वैल्यू पास करते हो, जिसको क्या करेगा, ये वॉच करेगा और उसके अपडेट होने पे आपको इन्फॉर्म करेगा कि भाई ये वाली वैल्यू जो है वो अब क्या हो गई है, अपडेट हो गई है। फॉर एग्जाम्पल मुझको डेटा को देखना है अभी कि डेटा जो है वो मेरा अगर अपडेट हो रहा है तो सिंपली console डॉट लॉग कॉल हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसको एरे के अंदर डेटा पास कर दूंगा स्टेट से। सही है भाई। अगर मैं यहाँ पे इसको करता हूँ, ठीक है, ऐड होने पे ये कॉल हो रहा है, सही है। अगर मैं ऐड डेटा टू को कॉल करता हूँ, उसके अपडेट होने पे, उसकी वैल्यू अपडेट होने पे यूज इफेक्ट अब कॉल नहीं हो रहा। बात समझ में आई। अच्छा, ये दोनों मैंने बता दिया। अब जो लास्ट वाला है डिस्ट्रॉय वाला, डिस्ट्रॉय पे यूज इफेक्ट को कैसे कॉल कराना है ये आपने घर पे जाके देखना है। मैं आप लोगों से आपकी नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा कि आप लोगों ने देखा है नहीं देखा। जो डिस्ट्रॉय वाला होता है उसे हम यूज इफेक्ट क्लीन अप फंक्शन भी कहते हैं।